बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाज़िर खिदमत है। कुछ नए हालात, कुछ नए वाक़यात, कुछ नए तज्ज़ियात और कुछ नई पेशन गोइयों के साथ नाज़रीन कराम, बात तो बहुत कुछ हो सकती है, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और आलमी सतह पर अगर देखे जाएँ तो बहुत ही अजीब-व-ग़रीब सा समा आजकल नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ दिल नहीं चाहता कि हम पाकिस्तान को छोड़ के इस मौके पर पाकिस्तान को छोड़ के किसी और खित्ते की बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अपने नौइयत का एक मुनफरिद और अहम तरीन इलेक्शन जो है वो देखा जा रहा है। और गुज़िश्ता 2, 4, 6 इलेक्शंस में से सबसे ज़्यादा अगर किसी इलेक्शन की अहमियत पाकिस्तानियों के लिए भी और आलमी दुनिया के लिए भी अगर है तो वो ये इलेक्शन है 2024 का, जो खुदा खुदा करके अब होता हुआ नजर आ रहा है। गो के अब भी मैं इंतहाई हैरान कुन सूरत हाल से दो चार हूं कि एज एन एंकर पर्सन, एज एन एनालिस्ट, मैं अब भी अगर कुछ पॉकेट्स में बात करता हूं तो शायद 100 में से 3, 2, 1 लोग अब भी कहीं ना कहीं ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होगी। क्योंकि मैं बड़ा हैरान होता हूं, अगर इलेक्शन हो भी गए तो इस किस्म की जो सूरत हाल है ना, ये पैदा की गई है कि हमें यकीन ही ना रहा है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा और इसमें क्या नुकसान और क्या फायदा मुल्क का होता है। ये तो खैर आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यकीनी तौर पर इलेक्शन पत्थर पर लकीर की तरह होना चाहिए। किसी अदालत को इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। किसी इदारे को इसमें इस इलेक्शन के मरहले में कुछ सबूताज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह तो एक प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, अवाम की राय लेने का एक तरीका कार है और ये तवातुर के साथ टाइम बाय टाइम होना चाहिए। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ये रिपीटेडली चलता रहेगा, तवातुर के साथ चलता रहेगा तो हमारे आसपास की ममालिक में हमने देखा है, और तरक्की याफ्ता ममालिक की मैं बात नहीं कर रहा, हमारे पड़ोस के ममालिक में इलेक्शन के जरिए ही जो है वो अपने आप को स्ट्रीमलाइन किया है और आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। दुनिया इस पर कुछ भी कहती रहे, लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक से बहुत पीछे रह गया और इसमें यकीनी तौर पर और बहुत सारी मामलात के साथ साथ जो है वो हमारे मौजूदा और इंटरनल हालात भी इसमें बड़े अहमियत के हामिल हैं। इससे पहले कि मैं इलेक्शन पर कुछ मजीद तफसील से बात करूं और इलेक्शन की नौइयत को भी देखने की कोशिश करूं, हालिया अदालती इकदाम जो वतन अजीज़ में जारी हैं उस पर भी कि साइफर केस का फैसला आ गया है और 10 साल की सज़ा बानी तहरीक इंसाफ और नो डाउट 10 साल की सज़ा शाह महमूद कुरैशी साहब को हुई है। 10 साल कैद बामुशक्कत कहा गया है और कैद बामुशक्कत, अब ऐसे लोगों की मुशक्कत क्या होती है। किसी गरीब चोर की तो मुशक्कत हमें पता है कि वो बस एक साफ सुना मैंने ये था एक ज़माने में कि एक साफ ग्राउंड है, उस पर हाथ में झाड़ू देते हैं, भाई इसे साफ करो, भाई साफ है, क्या करना है। तो मुशक्कत को ऐसे ही कराई जाए जिसमें इसका टैलेंट आगे बढ़ जाए। तो ये मुशक्कत जो है ये भी रखती है कि आपकी अलाइनमेंट कितनी है जेल हुक्काम के साथ। तो वो मुशक्कत जो है वो फिर वो मुशक्कत नहीं रहती, समटाइम आपके लिए शफ़क़त बन जाती है। और अगर आप वो उनकी ज़रूरियात या उनके मामलात जो हमारे यहाँ मैं और आप समझते हैं इन चीज़ों को, तो जो वो पूरे कर देते हैं तो फिर आपकी वो नहीं कर पाते, तो फिर वो मुशक्कत जो है वो मुशक्कत से भी ज़्यादा मुशक्कत बन जाती है। और हमारे यहाँ सिस्टम ही कुछ इस तरह से बना हुआ है कि क्यों ना हम जेल के अंदर उनको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और कुछ ऐसे हुनर सिखाए जाएं। नो डाउट कि इसकी मीडिया पर कुछ मिसालें हमें नज़र ज़रूर आती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चंक जो है वो इन तमाम चीज़ों से महरूम रहता है। बस कुछ चीज़ें होती हैं और मीडिया पे हमें दिखाई भी जाती हैं, और आम हालात में अगर कहीं अचानक आप किसी जेल का विज़िट करें तो कहने वाले कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता जो हमें मीडिया पे या समटाइम किसी ख़ास मौके पर दिखाया जाता है। बहरहाल जेल के हालात अपनी जगह हैं, तो क्या मुशक्कत होगी इसका अंदाज़ा अभी हम नहीं कह सकते कि इन बड़े लोगों को मुशक्कत क्या करनी पड़ेगी, लेकिन जेल के अंदर बहरहाल इनको रखा जाएगा और ये 10 साल की सज़ा उनको सुनाई गई है। मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि बेशुमार बातें हो चुकी हैं कि सज़ा सही थी, गलत थी, सुना गया, नहीं सुना गया, और मामलात क्या थे, क्या इस पर यह सज़ा बनती भी है या नहीं बनती, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, माजी में इस किस्म के मामलात में क्या हुआ,
तज्जियात क्या थे, साइफर था नहीं था, मैं इन तमाम चीज़ों से हटकर इंसाफ का तकाजा और इंसाफ के तकाजे की बात जरूर करूंगा कि मौका हर मुल्जिम और मुजरिम को मिलना चाहिए अपनी सफाई पेश करने का, और यकीनी तौर पर अगर नहीं मिला तो ये मिलता रहेगा, क्योंकि इसे चैलेंज किया जाएगा बड़ी अदालतों में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो लेट्स सी ये आगे आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सही था और कौन गलत था। तोशाखाना के केस में भी बानी तहरीक इंसाफ और इनकी अहलिया को जो है वो 14 साल की कैद, 14 साल की सज़ा और कोई 67 करोड़ ईच, यानी कि दोनों को देखा जाए तो ये अरबों में रकम बनती है, 1.5 अरब के आसपास की रकम है, 1 करोड़ 20-30 लाख, 1 अरब 20-30 करोड़ रुपए। तो इतनी इन पर जुर्माना भी आयद किया गया है। और अदम जुर्माने पे क्या होगा, यकीन तौर पे नॉर्मली तो सज़ा बढ़ जाती है आपकी, तो ये यहाँ क्या होगा कहीं शायद मेरी नज़रों से गुजरा नहीं है, लेकिन बहरहाल तो 14 साल की सज़ा ये हुई है। और फिर इस पर एक और कंट्रोवर्सी जो पैदा हुई या की गई कि जैसे ही बुशरा बीबी को ये जेल पर इन्हें जो सज़ा हुई है तो उन्होंने अडियाला जेल का रुख किया ताकि वो अपने आप को पेश कर सकें, लेकिन उन्हें फिर बनी गाला में महबूस किया गया। बनी गाला को एक तवील प्रोसेस के बाद बनी गाला को सब जेल करार देकर उनको वहीं पर नज़रबंद किया गया है। तो ये एक अलग बहस है, इस बहस पर भी बेशुमार हम चीज़ें सुन चुके हैं और नो डाउट मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस पर बात करता रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तो आप कहीं भी जाके इसको अगर आपने नहीं सुना या इस पर मज़ीद तफसील जानना चाहते हो तो बेशुमार वीलॉगर्स ने इस पर वीलॉग किए हैं, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि इंसाफ के तकाजे पूरे होकर जो भी काम होता है वो लॉन्ग लाइफ होते हैं और पब्लिक में भी अपनी एक ख़ास जगह बना पाते हैं, आवाम में भी अपनी जगह बना पाते हैं। लेकिन अगर नहीं होंगे तो आइंदा आने वाले दिनों में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स मौजूद हैं, वहाँ अपीलें होंगी और फिर इसका फैसला वहाँ से होगा कि ये सही था या गलत था। एक बड़ी अहम तरीन चीज़ जो इलेक्शन मौके पर हमें बदकिस्मती से, अगर मैं इलेक्शन की तरफ अगर आऊँ तो कत्ल, टारगेट किलिंग्स, जिसका हमने मुजाहरा, एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हमने जो है एक नौजवान को तड़पते हुए भी देखा KPK में, इलाका गैर में, और जबकि वो इलाका गैर था जो एक ज़माने में जो है वो फाटा कहलाता था, अब वो KPK का हिस्सा है। वहाँ के एक रहनुमा को टारगेट किया गया, उनका इंतकाल हुआ और नो डाउट मेरा ख्याल है कि जिस इलाके का उम्मीदवार कोई इलाका में कत्ल हो तो वो उस जगह पर इलेक्शन नहीं होता, ये एक रूल है। तो यकीन तौर पर वहाँ इलेक्शन शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन एक जनरली मैं और आप जिस अंदाज से इस वीडियो को देखा तो एक जो है ना इंतहाई लहीम शहीम नौजवान, खूबसूरत नौजवान को जब हम तड़पते हुए खून में लथपथ देखते हैं तो दिल बड़ा ख़राब सा होता है। और ये कोई एक आध दिन, एक आध घंटे की बात नहीं होती, हफ्तों महीनों आपका दिमाग में वो सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो एक तो इसीलिए खून और तड़पता हुआ इंसान देखना हर एक के बस की बात नहीं होती, तो इसे नहीं देखना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ तो अब सोशल मीडिया के ज़रिए जिसे जो चीज़ नज़र आती है वो इसे आगे बढ़ा देता है। तो बहरहाल ये बड़ा ही अंदोनाक वाक़या हमने देखा। टारगेट किलिंग के साथ साथ धमाके भी अब ज़ोर पकड़ रहे हैं और नो डाउट हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को अब दुगने चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ इलेक्शन में इन्हें अपनी फ़राइज़ मनसबी अंजाम देने हैं जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जबकि इन्हें अब हमारी इस टारगेट किलिंग और धमाकों जैसी सूरत हाल जो शहर की और हमारे मुल्क की बनाई जा रही है ख़ास मनसूबाबंदी के तहत, इसको भी देखना होगा। तो कैसे ये इस तमाम चीज़ों को हमारी एक मुख्तसर सी हमारी ये तमाम अफवाज या हमारी ये फोर्सेस हैं, ये कैसे इन तमाम मामला से निमट पाएंगे, निबर्द आजमा होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। कुछ लोग इसे इलेक्शन होने या ना होने से भी ताबीर करते हैं इन तमाम चीज़ों को। लेकिन बहरहाल दुश्मन जब भी सर उठाएगा वो हमारी कमज़ोरियों को देख के सर उठाएगा। ये एक आलमी और एक मुसल्लमा हकीकत है कि जब भी आप किसी भी अंदाज में अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होंगे तो दुश्मन को उस खला के अंदर अपने आप को, उस स्पेस के अंदर अपने आप को दाखिल करने का मौका मिलता है। और यही अब पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि जब आप और मैं किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो रहे और एक गैर महसूस तौर पर
एक खला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है मुख्तलिफ इदारों के दरमियान, अवाम और इदारों के दरमियान, अवाम और पार्टियों के दरमियान, तो फिर ये सूरत हाल जो है वो कोई इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती है। यहाँ पर दुश्मन जो ताक लगाए बैठा होता है, जो तो तैयार होता है ऐसे किसी भी मौके के लिए, और इनके अंदरूनी सहूलतकार वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आगाज़ होता है, और ये जो हम बार बार सुन रहे हैं टारगेट किलिंग्स और धमाकों की सूरत हाल, कल इलेक्शन कराची के इलेक्शन कमीशन में के करीब भी धमाके की एक आवाज़ सुनाई दी, और फिर उसे जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड ने चेक भी किया, और ऐसे एक छोटी सतह का अलार्मिंग जो है ना, जिसे कहते हैं कि सिग्नल था किसी भी जगह का के लिए, किसी भी इदारे के लिए या किसी भी पॉकेट के लिए कि हम ये कर सकते हैं। तो ये इन्होंने इलेक्शन कमीशन के आसपास एक धमाका किया, और मैंने और आपने सुना भी, और मीडिया ने भी इसे रिपोर्ट किया। तो ये सूरत हाल शहर कराची जैसे शहर में, जहाँ हालात वैसे ही कुछ कशीदगा हैं, मल्टी डायमेंशंस और मल्टी जो है वो कल्चरल सिटी है ये हमारा, और हब है पूरे पाकिस्तान का। तो कराची में यकीनी तौर पर जब लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज और दीगर इदारे आपस में एक मरबूत हिकमत अमली के तहत, कम्युनिकेशन के सिस्टम के तहत अगर काम करेंगी, तो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और कराची के अंदर ख़ास तौर पे अमन अमान की सूरत हाल निस्बतन बेहतर हो जाए। लेकिन लगता नहीं है, फौरी तौर पे ये होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा कि शायद दुश्मन की ख्वाहिश है कि वो इन हालात को इसी अंदाज से लेके आगे चले इलेक्शन तक। कम अज़ कम इलेक्शन के बाद की सूरत हाल तो यकीनी तौर पे इलेक्शन के बाद ही बताई जा सकती है। आलमी मीडिया पाकिस्तान के इस पूरे इलेक्शन को बहुत करीब से और गहरी नज़रों से देख रहा है, और मैं और आप ये समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि जितना इस इलेक्शन पर फोकस है आलमी इदारों का और आलमी मीडिया का, शायद इससे पहले कम अज़ कम मैं नहीं सुन पाया। और ये क्यों इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ पाकिस्तान का इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमारी आवाज़ जो ये पहली मरतबा, जब सोशल मीडिया कहीं से भी कुछ बोलता है तो दुनिया में सुनी जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इस एतबार से तो ज़रूर रहा है कि उसकी एक राय होती है, और वहाँ पे एक बड़े कदावर लोग वहाँ बैठे होते हैं और वहाँ अपना तज्ज़िया पेश कर रहे होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो छोटी सी खबर को बड़ा और बड़ी खबर को छोटा करके किसी न किसी अंदाज में आगे बढ़ाता है, तो दुनिया देखती है तो सवालात उठते हैं। तो आलमी मीडिया, जैसे हमने लास्ट आलमी प्रिंट मीडिया की अगर मैं बात करूं, आलमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, तो उन्होंने पाकिस्तान पे बड़ी गहरी निगाह रखी हुई है। रिसेंटली मैंने और आपने सुना कि मुख्तलिफ कॉलम्स पर बड़ी बात हुई। इमरान खान का कॉलम इकोनॉमिस्ट में छपा था, इसके बाद फिर एक और मैगजीन के अंदर जो है उन्हीं के किसी ऑथर ने उस पर कुछ एक बड़ा कॉलम लिखा। फिर ब्लूमबर्ग में मुस्लिम लीग नवाज की फेवर में भी एक कॉलम लिखा गया, और ये सब चीज़ें सब साथ साथ चल रही थी कि अभी गार्जियन एक बड़ा मुस्तनद-तरीन हमारा शायद मैं अगर नाम भूल रहा हूँ तो गार्जियन नहीं होगा, लेकिन एक और बड़े मशहूर आलमी जो है वो अखबार के अंदर या मैगजीन के अंदर एक अमरीकी लिखने वाले ने, जिन्होंने किताबें तक लिखी हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, उन्होंने बड़ा एक अहम तरीन कॉलम लिखा था। तो उस कॉलम में भी पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के मौजूदा हालात और पाकिस्तान पर इंटरनेशनल जो इम्पैक्ट्स हैं उसको उन्होंने बड़ी वाज़े अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। और नो डाउट इस किस्म के बयानात किसी अमरीकी की जानिब से अमेरिका के किसी मैगजीन में लिख देना पाकिस्तान के बारे में, ये इट्सेल्फ एक बड़ी बात है। और नो डाउट इसमें ये तो कम से कम कहा जा सकता है कि अमेरिका में आज़ादी इजहार राय का बड़ा ही एहतराम है, और आप जो चाहें एक ख़ास रवैये और लहजे में कह सकते हैं और लिख सकते हैं। तो नाज़रीन, वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे पे चलते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो कुछ और मौज़ूआत पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हूं मैं कुछ और मौज़ूआत पे बात करने के लिए। थोड़ा सा एक बड़ी अहम तरीन खबर मेरे और आपकी नज़रों से गुजरी होगी, तो इस पर बात करना आज बड़ा ज़रूरी है। गो कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान के इलेक्शन से ज़रूर नहीं, लेकिन दुनिया के मौजूदा हालात जो है ना, ये किसी न किसी अंदाज में किसी न किसी मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर असरअंदाज हो सकते हैं। और इस पर मैं और आप हम सब का बिलीव होना चाहिए कि आलमी सतह पर जो कुछ भी होता हुआ हमें नजर आता है वो किसी तरीके से भी आपसे जुदा नहीं होता। वो कहीं ना कहीं अंदाज में किसी न किसी अंदाज में इसके ताने बाने जो है वो आपके अंदरूनी और आपके मुल्क की सियासत के साथ भी किसी न किसी अंदाज में जुड़े रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है वो ताकतें करा रही हैं जिनका मकसद है कि उन्हें पाकिस्तान आगे उनके सपोर्टिंग या उनके अलाय के तौर पे आगे बढ़े। ठीक है ना, यही मेरा और आपका रोना है कि जो कुछ पाकिस्तान की सियासत में आज हम देख रहे हैं, ये सारी जंग जो है वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट की है। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आए जो इनके कहे को माने या उनकी बेनिफिट्स का या उनके जो है ना मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। आलमी जंग जो है वो इसी तरह से जीती जाती हैं कि आप अपने हर सब कॉन्टिनेंट्स में, हर खित्ते में आपको अपने अलाइस, मैक्सिमम अलाइस चाहिए होते हैं ताकि आप वहाँ की दुनिया को कंट्रोल कर सकें। पाकिस्तान जुग्राफियाई लिहाज से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसा जुग्राफियाई जो है वो महल वक़ू पाकिस्तान को नसीब किया है कि पाकिस्तान दुनिया की नज़रों में हमेशा से एक खटकने वाला मुल्क रहा है जब से आज़ाद हुआ है। मैं 75 साल तारीख की बात करूं, पाकिस्तान कोई ज्यादा तरक्की याफ्ता में नहीं है। दुनिया में ऐसे बेशुमार ममालिक हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, आपको और मुझे उनका नाम भी नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान न जाने क्यों कैसे लाइमलाइट में आ जाता है। इतना सा मुल्क है, अगर देखा जाए दुनिया के नक्शे में तो एक डॉट के बराबर है। हमारे आसपास बड़ी बड़ी रियासतें, रशिया, चाइना, भारत, ये सब पाकिस्तान से जो है वो बड़ी रियासतें हैं और बेपनाह बड़ी हैं कि उनका एक एक सूबा जो है वो पूरे पाकिस्तान के बराबर है। मतलब छोटे सूबों की बात कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान पर फोकस, पाकिस्तान में हमेशा से ये कहता हूं कि सारे कैमरे दुनिया भर के पाकिस्तान की तरफ, तो कुछ तो हो जिसकी पर्दादारी है। तो यही है कि पाकिस्तान का जुग्राफियाई महल वक़ूफ़, पाकिस्तान का मादनियात से लबरेज पहाड़ और पाकिस्तान की जो है वो यकीन तौर पर ज़ेरे ज़मीन अगर हम देखा जाए तो डीप सी हमारे पास मौजूद है। और क्या कुछ अल्लाह ताला ने हमें नेमत नहीं दी, हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, मीन्स हमने इसका शुक्र अदा नहीं किया। और जो लोग शुक्र अदा नहीं करते उनके हाल यही होता है जो आज हमारे साथ हो रहा है। तो आलमी सतह पर गुज़िश्ता दिनों से एक अजीब व गरीब कैफियत है, और ये कैफियत रेड सी के अंदर बनी हुई है। और जहाँ पर यमन के हौसियों ने आलमी दुनिया की नाक में दम रखा हुआ है, और वहाँ से गुजरने वाले जो बहरी जहाज़ हैं, ख़ास तौर पे मैं कार्गो जहाज़ की बात करूँ, और कार्गो जहाज़ जो है वो बड़ा अहम इस एतबार से होता है कि उसमें खाने पीने से लेकर पेट्रोल और ईंधन तक की और दीगर तमाम चीज़ें जो है वो किसी भी मुल्क को दी जाती हैं। और ये कोई छोटे मोटे जहाज़ नहीं होते हैं। अगर आपके जहन में कोई जहाज़ कश्तियों की तरह आ रहा है तो नहीं है, वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसमें अगर तखमीने के तौर पर या आदाद शुमार में बताया जाए, और लाखों केजीज या टन्स में अगर मैं बात करूं, उसमें सामान लदा हुआ होता है। ऐसे जहाज़ों को उस खास रेड सी के उस टुकड़े से, जिस पर हौसियों का या यमन के जिसे आम अल्फाज में तो लोग दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, और दुनिया की और इस्लामी उम्मा की किसी न किसी अंदाज में वो अपनी दानिश में उसे खिदमत करार देते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर एक आलमी दुनिया के जहाज़ों को रोकना शुरू किया। और रिसेंटली खबर के मुताबिक बरतानिया का ये एक जहाज़ जो है वो उन्होंने को नुकसान पहुँचाया, और बेशुमार नुकसान पहुँचाया है, और उस पर लदा हुआ सामान भी ज़ाया हुआ। और यकीनी तौर पर अमला जो है वो गालिबन बड़ी कशमकश की सूरत हाल में अब भी वहाँ मौजूद है। तो ये एक एलिमेंट आलमी सतह पर कहना, क्योंकि इसराइल को बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यमन से, मैं और आप सब जानते हैं, और इसराइल तक की भड़ास, इसराइल से नफरत का इजहार के तौर पर ये सारे काम किए जा रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है ज़ाती हैसियत में हमारी हुकूमतों का काम होता है कि वो प्रेशर डालें। ये इंडिविजुअल्स ग्रुप्स जो हैं, इनको अगर हम अप्रिशिएट करेंगे तो शायद ये फिर तवातुर के साथ हमारी
तवातुर के साथ फिर जो है ना ये काम होते चले जाएंगे और फिर हम किसी को रोक नहीं पाएंगे। जब हमने किसी एक पॉकेट की हिमायत का ऐलान किया तो फिर हमें बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे नजर आएंगे जो यकीन तौर पर अपने जाती मफाद की खातिर हुकूमतों का नाम इस्तेमाल करके, उम्मत मुस्लिमा का नाम इस्तेमाल करके दुनिया को परेशान करेंगे और यकीन तौर पर भी बदनाम इस्लाम होगा, उम्मत मुस्लिमा होगी। तो बेहतर यह है कि इसे चैनलाइज किया जाए, इसको अप्रिशिएट तो जरूर ना किया जाए, लेकिन इसके सद्देबाब के लिए हमें गौर भी करना होगा कि ये क्यों ग्रुप्स इस अंदाज से बाहर आते हैं, कौन उन्हें परवान चढ़ाता है, कैसे इनके दिलों में ये ख्यालात आते हैं कि वो आलमी दुनिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो एहसास महरूमी इसका सबसे बड़ा हल होता है, सबसे बड़ी वजह होती है, और इसका हल जो है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर का सर्वे करें। हमें देखना चाहिए कि इस खित्ते में एहसास महरूमी की वजह क्या है, वजूहात क्या हैं। यहाँ पर इस फ़लस्तीन और इसराइल की जो मौजूदा सूरत हाल है, ये बहुत बड़ी वजह बनी है आलम इस्लाम की हुकूमतों की नहीं, मैं रियासतों की बात नहीं कर रहा, मैं उनके हुक्मरानों की बात भी नहीं कर रहा। बदकिस्मती है कि आलमी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा का इतना बड़ा रोल हो सकता है कि शायद ही जो है वो दुनिया की कोई और, अगर रिलीजियसली देखा जाए, मजहबी तौर पे देखा जाए, तो कोई और इतना पावरफुल मुल्क होगा या कोई पावरफुल एंटिटी बन सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान ममलिकत हैं वो अपनी अपनी जगह पर तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन आलमी सतह पर अपने आप को और उम्मत मुस्लिमा को मजबूत करने के लिए शायद कोई ऐसी कोशिश नहीं हुई। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दौर में कोशिश की थी एक OIC की समिट कराने की, और शायद इसका खमियाजा भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आलमी दुनिया, आलमी उम्मत मुस्लिमा को यकजा करने की भी कुछ हुदूद व क़ुयूद है जो पाकिस्तान के दुश्मनों को पसंद नहीं आते, और शायद फिर इसके बाद इसका एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिले का आगाज़ भी हो जाता है। तो मुस्लिम उम्मा को यूनाइट होने का लिए ना होने की वजह से इस किस्म के पॉकेट जो हौसियों ने यमन में जिसका आगाज़ किया है, जिसका नुकसान आलमी सतह पर तो उम्मत मुस्लिमा को ज़रूर होगा, लेकिन वक्ती नुकसान उन्होंने वहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को पहुँचाना शुरू किया है, और जिसके बाइस अब आलमी दुनिया भी हरकत में आई है। नो डाउट जिसका नुकसान होगा उसे कुछ ना कुछ तो सद्देबाब करना होगा। अपने आप को सरेंडर तो दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं करता पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान समटाइम सरेंडर हो जाता है, ये दुनिया में इससे पहले भी हम सुनते रहे हैं, और हम पे बेपरा कभी किस्म के, जिसे मैं गाली की तरह कहूँ, ऐसे भी इल्ज़ामात पाकिस्तान के लगते रहे। मैंने आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल अदालतों में पाकिस्तान के लिए कहा गया कि ये तो अपनी माँ के साथ भी फला XYZ। मैं इस बातों में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने जाता। इसकी वजह क्या होती है? वजह हमारे वो हुक्मरान जो लेट जाते हैं, दुनिया के सामने लेट जाते हैं, उनको आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते या बात नहीं करना चाहते। उनमें उनके जाती मफादात भी हो सकते हैं, उनमें उनकी सीट और गद्दी की फिक्र भी हो सकती है, उसमें उनके जाती फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी कुछ ख्याल होते हैं, उसमें दुनिया भर में मौजूद उनकी जायदादें भी हो सकती हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हुक्मरान के हाथ जो है वो बंध जाते हैं, और हुक्मरान जो है वो सब कुछ नहीं कर पाते जो वो करने की जो वो करना चाहते हैं या कर सकने की हिम्मत रखते हो। इलेक्शन ये हौसियों और बरतानिया, मैं बता ही रहा था कि दुनिया ने इसके रिएक्शन के तौर पर जो हौसियों ने यमन में एक अंदाज जो अपनाया है, दहशतगर्दी कहा जा रहा है उसे, तो इसके सद्देबाब के लिए दुनिया ने अब ये फैसला किया है, और बरतानिया का एक जो है वो बरतानिया का सबमरीन, एक एंटी सबमरीन, और मैं आप यूँ समझ लें कि यूके ने अपना एक बहरी बेड़ा जो है, जंगी बहरी बेड़ा जो है वो रवाना किया है रेड सी की तरफ। और अब देखिए वहाँ की क्या सूरत हाल बनती है आइंदा आने वाले दिनों में। तो दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया आपस में नबर्द आजमा है। फ़लस्तीन इसराइल से जो शुरू होती है, हमेशा से कहा गया है किसी भी आलमी जंग एक बड़ी आग के लिए छोटा सा शोला जो है ना, ये भी बहुत माने रखता है। और आज हम देख रहे हैं कि वो शोला जो फ़लस्तीन और इसराइल में भड़का था, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में आहिस्ता आहिस्ता लेता चला जा रहा है। और शायद दुनिया किस तरफ जा रही है, हमें आज भी अकल के नाखून लेते हुए इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत ज़रूर है कि हमें दुनिया को महफूज और पुरअमन क़याम पनाहगाह बनाना है हमारे उन लोगों के लिए, हमारे दुनिया में रहने वाले, बसने वाले हर एक्सपेक्ट और हर मज़हब से वाबस्ता लोगों के लिए।
थोड़ा सा पाकिस्तान पर और गुफ्तगू करूंगा, इसके बाद यकीनी तौर पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुझे आप पर इलेक्शन और आपके वोट की अहमियत पर भी बात करनी है। जजेस के इस्तीफे मुसलसल जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफा दिया। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के एक जस्टिस, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। और ये जजेस के इस्तीफे और वजूहात जो आ रही हैं सामने कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, और उन्होंने नहीं भी लिखा है ऐसा कुछ, तो बसबील तस्करा ये बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि हकीकी तौर पर सारा मीडिया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी और हमारे सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है कि जी हाँ, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और इन जजेस को, जो जजेस काम नहीं कर पाते, जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, यूं कह लीजिए, तो फिर वो बेहतरी इसी में जानते हैं कि इस महाज पर और इस इंसाफ की मिंबर पर वो बैठने का हक नहीं रखते, तो वो अपने आप को यहाँ से अलहदा कर लेते हैं और कंप्रोमाइज जिसे कह सकते हैं, कंप्रोमाइज फैसले या डिक्टेटेड फैसले जो है वो नहीं कर पाएंगे। ये उनका कहना होता है, वो कहें या ना कहें, क्योंकि उनके अल्फाज बताते हैं। और लाहौर हाईकोर्ट के जिन जस्टिस साहिबान ने, मौजूद जज ने इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने अपने ट्वीट में न सिर्फ ये कि अपने इस्तीफ़े की वजूहात को कुछ थोड़ा सा बयान करने की कोशिश की है, उन्होंने अल्लामा इकबाल की एक बड़ी मशहूर नज़म के कुछ अशार भी उसमें शामिल किए हैं। और इसका कहना ये है, उसमें उस अल्फाज का या उन अशार का मतन कुछ इस तरह से निकलता है कि अगर कुछ ना कर सको तो फिर अपने ओहदे से और अपने इस अहम तरीन मनसब से अलहदा होना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ हाथ पैर बांध कर आपको कुछ करने की कोशिश की जाए, गो कि मैं ज़ाती हैसियत में समझता हूँ कि सिस्टम से या गलत सिस्टम से या गलत लोगों से अपने अंदाज में, अपनी हैसियत में जहाँ भी आप और मैं मौजूद हैं, उससे एक थोड़ा सा एजिटेशन तो करना चाहिए, इससे बुरा भला तो कहना चाहिए। इस तरह से साइडलाइन हो जाने से बुराई ख़त्म नहीं होती, शायद बुराइयों की जड़ और मजबूत हो जाती है। तो लेट्स सी, ये किसी भी इंसान का एक ज़ाती फैसला होता है कि वो किस हद तक अपने आप में कैपेबिलिटी रखता है, किस ओहदे पर मौजूद है, वो क्या कर सकता है, ज़ाती हैसियत में भी और कलेक्टिवली इज्तिमाई हैसियत में भी। तो इन मामलात को मुझे और आपको देखना होगा और अपनी हैसियत में हम क्या कर सकते हैं, इसे आने वाले दिनों में भी कोशिश पूरी करनी चाहिए कि अपनी हैसियत में जो आप कर सकते हैं उसे करने की कोशिश करें। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है, ये कोई नई बात नहीं है, और अब तो हम आदी से हो गए हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ जाने से। और बिजली ने तो क्या ही कमाल किया है, बिजली तो ना आए गैस की तरह कि आती है नहीं, और बिल जितने आ जाते हैं कि शायद इसे बिल देख के हमारी अपनी बिजली जो है वो, यानी कि जिसे हमारे जिस्म की बिजली कहते हैं, उसमें थरथरी सी मच जाती है। और गैस की सूरत हाल शायद ज़िंदगी में जो अपनी 50 साल 75 साल तारीख़ में पाकिस्तान के गैस के बिल भरते रहे हैं, आप यकीन कीजिए इन 2 सालों के अंदर, ख़ास तौर पर मैं 1 साल की भी बात करूं, गुज़िश्ता 1 साल में नेचुरल गैस, हमारी जो घरों की गैस की जो सूरत हाल थी, ऐसी कभी नहीं रही है ऐसी। और ख़ास तौर पे शायद लोड शेडिंग हम सुनते रहे थे, लेकिन लोड शेडिंग के बावजूद आपके बिल 2-2, 3-3, 4-4, 100 गुना बढ़ गए। यानी कि आपके 1 रुपये का बिल अब 4 रुपये का भरना पड़ रहा है, 250 का बिल 1000 रुपये का हो गया, और कुछ जगहों पर तो ये हज़ारों में हो गया। गैस का बिल तो हम सोच भी नहीं सकते थे, हमारी सोच से बालातर सी चीज़ होती चली जा रही है कि ऐसा भी हो सकता था। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि यहाँ से नहीं तो यहाँ से, कहीं ना कहीं से तो आवाम पर ये बोझ डालना है। महंगाई का ये बोझ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। खाने पीने की अशिया तो वैसे ही नापैद होती चली जा रही है एक आम मुतवस्सित घराने के लिए। अब वो बिल तो भरेगा, बिल तो भरना है, बिल नहीं भरेगा तो क्या करेगा। बिजली वाले तो 1 मिनट का टाइम नहीं देते आपको, 1 मिनट का टाइम नहीं है उनके पास कि वो आपको बिना बिल भरे बिजली इस्तेमाल करने दें। आपकी बिजली, आपने बिल नहीं भरा, अगले दिन वो आपकी बिजली का बिल काट देंगे, फिर आप चोरी करके लाएं, फिर आप डाका मार के लाएं, फिर आप कहीं से उधार मांगें। आपने बिजली का बिल भरना है और आपने और नाजायज बिल भरना है। मतलब इसके लिए तो कोई जो है वो कोई कुछ कहने की हुज्जत ही नहीं है। आपने अपनी जबान को खोलना ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है, हम सबके लिए खुशखबरी है कि 20 साल के लिए के इलेक्ट्रिक के साथ एक और एक्सटेंशन
दे दी गई है। तो ये है कराची का और इसके इलेक्ट्रिक का पाकिस्तान पर अपना असर रसूख कि इस ऐसे इदारे को जिसने अब तक कुछ नहीं किया कराची के लिए, सिर्फ नोट ही कमाए हैं, उसको 20 साल की एक्सटेंशन इतनी खामोशी से इतने बुरे हालात में दे दी गई कि दुनिया इलेक्शन पे लगी रहे और ये यहाँ से एक्सटेंशंस पे एक्सटेंशंस लेते चले जाएं। तो जब भी कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो या ऐसा ब्लास्ट हो तो आप देखिएगा उसके अंडर में कुछ ना कुछ ऐसा काम कर दिया जाता है कि आपके और हमें पता ही नहीं चलता। तो नाज़रीन, मैंने आपको बता दिया है कि 20 साल की एक्सटेंशन के इलेक्ट्रिक को कमोबेश मिल चुकी है और अब ये आप पर मजीद 20 साल मुसरत रहेंगे। तो अगले 20 सालों में आपके बिल कहाँ पहुंचेंगे इसे भी ध्यान में रखिएगा और पैसे अभी से जमा करना शुरू कीजिए। वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे में दोबारा आता हूं तो फिर हम बात करेंगे खास तौर पर इलेक्शन और आपके वोट की अहमियत पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मैंने जाते हुए कहा था कि हमारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की एज एन पाकिस्तानी और एज एन पाकिस्तान का वोटर बहुत बड़ी है। और इस बार यकीनी तौर पर एक बड़ी गैर यकीनी सी फिजा मैं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान में और हमारे इलेक्शंस में। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि हैरत की बात यह है कि आज हम इलेक्शन से कुछ चंद दिनों की मुसाफत पर हैं। 8 फरवरी को ये इलेक्शन हो रहा है, उससे चंद दिनों की हमारी मुसाफत है। लेकिन आज भी अगर किसी पॉकेट में किसी से बात की जाए तो कुछ लोग अब भी मुज़र हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। जहां इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी की ये सूरत हाल हो और ये क्यों पैदा होती है, ये क्यों पैदा की जाती है, इसका एक वाज़े तरीन हाल ये होता है कि अवाम मायूस रहे, अवाम अपने घरों से ना निकले। और इसका एक आम सा जो है ना गो के कई जगहों पर इसमें एक बड़ी जो है वो विलिंगनेस नज़र भी आती है। लेकिन कई जगहों पर लोग बड़े मायूस भी नज़र आते हैं कि हमारा वोट हम निकल के करेंगे क्या। तो नाज़रीन कराम, ये जो एक फिनोमिना है कि हम निकल के क्या करेंगे, हमारे वोट की तो कोई अहमियत ही नहीं है। अपने वोट की अहमियत, मैं आपके वोट की अहमियत आपको बावर करा रहा हूं कि हमारे वोट की तो कोई अहमियत नहीं है। कौन हमें वोट दे? हमारे वोट तो फैसले तो पहले से सादिर हुए हैं, फैसले तो पहले हो चुके होते हैं, हमारे वोट की कोई अहमियत नहीं होती। तो ये तासुर जो है ये किसी एक शख्स का नहीं होता, ये दिमागों में एक माहौल और हालात को देखकर बनाया जाता है। जिसे कहते हैं ना कि जहन साजी की जाती है। तो लोग ऐसे ही मायूस नहीं होते। मायूसी की फिजा कायम करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, डराना, धमकाना और बहुत सारी चीजें। तो और मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब आप फिर नंबर एक कि हमारे वोट का तो कोई है नहीं तो हम जाएंगे नहीं, हमारे वोट की तो कोई अहमियत नहीं है तो हम जाएंगे नहीं। देखिए जी, ये बात सुन लीजिए कि जिन लोगों ने आपके वोट को मैनिपुलेट करना है ना, उनके लिए काम बड़ा आसान हो जाता है कि आप वोट देने ना जाएं। तो उनको कम लोगों को मैनिपुलेट करना होता है। ठीक है जी, ये तो मेरे और आपके सोचने की बात है कि आपके पास काम कम होगा तो आप ज्यादा आसानी से और बेहतर काम कर सकेंगे और आसानी से कर सकेंगे। आप जाएंगे, आप वोटों के डब्बे भरेंगे तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी कम से कम। आप इस लेवल पर तो सोच लीजिए कम से कम कि उनको मेहनत तो करने दीजिए भाई। इतनी आसानी से जालसाजी क्यों कर लेगा कोई भी। तो आप अपने अपने पॉकेट से निकलिए और वोट दीजिए, और ये आपका हक भी है और आप पर फर्ज भी है। इस फर्ज को निभाइए प्लीज। तो एक तो ये कि आप उनके लिए काम बढ़ाइए, उनको, वो लोग जो जालसाजी करना चाहते हैं आपके वोट के साथ, उनका काम बढ़ाइए। दूसरा, अगर आप वोट देने नहीं जाते तो खुदा के लिए फिर शिकायतें मत कीजिए। फिर आपको और मुझे हक नहीं पहुंचता कि हम जो है नुक्ताचीनी करें, हम उंगलियां उठाएं। हम 5 साल पाकिस्तान में तो खैर कुछ अरसा तो ज्यादा इलेक्शन होते हैं, वरना 5 साल में इलेक्शन भी इस तरह से होते हैं जैसे इस बार हो रहे हैं कि होते हैं नहीं होते, होते हैं नहीं होते। 5 साल के बाद एक दिन अगर आप अपना वोट दें और अपने वोट पर पहरा भी दें। पहरा देने की बात मैं इस अंदाज से कह रहा हूं कि कोशिश करें कि आपका वोट चोरी ना होने पाए, ये पहरा देने की बात है। नो डाउट आपकी अपनी कैपेसिटी है, अगर आप
पोलिंग स्टेशन के आसपास हैं तो हो सकता है कि आप पहरा देने में कामयाब हो जाएं। आप अपनी पसंदीदा पार्टी के कैंप में मौजूद हैं, शायद और बेहतर अंदाज में पहरा दे सकेंगे, क्योंकि पोलिंग स्टेशन के अंदर तो आप नहीं रह सकते। लेकिन यह बात तय है कि आप अपने वोट पर पहरा दे सकते हैं। और ये पहरा देने का मैं तो समझता हूँ, जाती हैसियत में मेरी बहुत नाकिस सी राय है कि पहरा देने का आसान तरीन हल ये है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डाल दिए जाए। जब ज्यादा वोट डालेंगे तो ये समझ लें इट्स सेल्फ वोट के ऊपर वोट पड़ेगा, तो आपका निचला वोट जो है, ऊपर का वोट जो है, वो उस पर पहरा दे रहा होगा। इसके ऊपर एक और वोट आएगा, इसके ऊपर एक वोट आएगा, तो ये वोट, ये पहरा बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा और मैक्सिमम टर्नआउट जो है वो धांधलियों की, जितनी ज्यादा टर्नआउट होगा, धांधली की जो शक्लें जो है ना, वो इतनी कम होती चली जाएंगी। ये उसूल है, दुनिया भर का उसूल है। और मैं तो कहता हूं पाकिस्तान में वोट डालना एक जो है ना, वो शर्त रख दी जाए कि अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है, क्योंकि रिकॉर्ड तो दुनिया भर में रखा जाता है। बदकिस्मती हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम नहीं है, लेकिन बहरहाल आगे आने वाले दिनों में हर पाकिस्तानी को वोट डालना लाजमी है, वो दुनिया में कहीं भी रहता हो। बदकिस्मती है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो जिसे कहा जा रहा है कि 90 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है, वो वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन 2 करोड़ नौजवान इस बार वोट डालेगा कमोबेश। मैं कल एक तज्जिया सुन रहा था, तो कमोबेश 2 करोड़ नया वोटर, नौजवान वोटर जो है, वो इस साल पहली मर्तबा वोट डालेगा। और ये वो जिसे कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट हो सकता है, किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है कि 2 करोड़ नया वोटर पूरी कोशिश करेगा कि वो अपना पहला हक राय दे जरूर इस्तेमाल करेगा। वो लाइनों में भी लग जाएगा, वो धक्के भी खा सकता है, नौजवान है, तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 12 करोड़ वोटर है। ठीक है जी, 12 करोड़ वोटर में से पिछले टर्नआउट्स अगर हम देखें, 40 से 50% का टर्नआउट रहता है हमेशा से। इसमें बहुत सारी धांधलियां भी शामिल होती हैं। नो डाउट आप बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में, सिंध के जो है वो गांव गोठों में, और यकीनी तौर पर हमारे पंजाब के बहुत ही दूर के एरियाज के अंदर, और शायद अगर मैं केपीके में कहूँ तो पहाड़ों पर शायद इतनी ज़्यादा नज़र नहीं रखी जा सकती होगी। तो एक बहुत बड़ा चंक, मैं ज़ाती हैसियत में, ये मेरी इंतहाई नाकिस सी राय है कि कोई इस 10-20% तो वो इसमें वोटर शामिल होगा। इस 50% में 10-20% वो होगा जो कि ठप्पा मार, जिसे हम कहते हैं, ठप्पा मार वोट हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर 40% वोट भी है, तो इस 40% को 70% तक लाने के लिए आवाम को निकलना होगा। और तभी आप उनके लिए काम बढ़ाएंगे, जालसाजों के लिए, धांधली करने वालों के लिए काम बढ़ाएंगे, और उनको बड़ी मुश्किल होगी इस 12 करोड़। आप थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, गो कि ये मेरी बड़ी मज़ेका खेज सी राय है कि 12 करोड़ वोटर है, और 12 करोड़ वोटर जो है वो डाले निकल आया, तो कितनी मुश्किल होगी इन लोगों को ये 12 करोड़ वोटर्स की जालसाजी करना, बहुत मुश्किल होगा। तो 12 करोड़ नहीं, 6 करोड़ तो 50% रही है पहले भी अब तक की सूरत हाल। 6 करोड़ नहीं, 7 करोड़ या 8 करोड़ वोट अगर पड़ते हैं इस बार, जिसे कहता हूं मैं कि ये 60 से 70% या 80% तक का वोटर, तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान में एक बड़ा इंतखाबी रेवोल्यूशन आ सकता है, और इंतखाबी इनकलाब आ जाएगा ये पाकिस्तान में। और इस बार जो टैक्टिक्स होती है, नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जो जालसाज होते हैं, वो टैक्टिक्स जो है वो इलेक्शन डे पर जो कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, इससे आपको सबको, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन डे की टैक्टिक्स में बड़ी टैक्टिक्स जो रखी जाती है कि बड़ी बड़ी लाइनें लगा दी जाती है, अंदर काम को स्लो कर दिया जाता है, और उसी लाइनों में वो जालसाज के लोग, उस जालसाज के लोग भी मौजूद होते हैं जो आपको डराएंगे, धमकाएंगे और आपको बेजार करेंगे कि यार 1 घंटे से खड़े हैं, लाइन आगे नहीं जा रही, 4 घंटे से खड़े हैं। लेकिन एक दिन आपने इस बार तय कर लेना कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार आपने अपना वोट देना है। अपने वोट की अहमियत कि यार मेरे ना जाने से क्या फर्क पड़ेगा, जिन्होंने जीतना है वो तो जीत जाएंगे, किसी और के वोट से जीत जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा, इस बार आपके वोट की बड़ी अहमियत होगी, और आप अपना वोट हर सूरत में किसी न किसी अंदाज में देने की कोशिश कीजिए। और इस बार जो है वो एक दिन पाकिस्तान के लिए मुख्तस कर दीजिए। 8 फरवरी को आप समझ लीजिए कि आपने ये पूरा दिन इस बार पाकिस्तान को देना है, और पाकिस्तान को देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि आप अपना वोट सही अंदाज में, सही जगह पर कास्ट करेंगे, और सुरखरू होकर
मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को, क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना आम है, मोबाइल इतना आम है, कि अपने वोट को दुनिया को भी दिखाइए कि मैंने वोट दिया है। किसे दिया ये दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने ये वोट दिया है, यानी कि अगर 6 करोड़ लोग वोट देता है और 6 करोड़ लोग अपनी पोस्ट किसी न किसी अंदाज में अपनी घर वालों की पोस्टों को दुनिया के सामने साबित करते हैं, तो शायद ये सिर्फ मैंने कहा ना, ये इंतखाबी इनकलाब होगा, इलेक्टोरल जो है रेवोल्यूशन होगा, और पाकिस्तान ऐसे ही आगे बढ़ सकता है, दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ती है। तो नाज़रीन कराम, आज के इस मौजू को, इस इलेक्शन के मौजू को गालिबन अब अगली मुलाकात हमारी इलेक्शन के बाद ही होगी। तो बेस्ट ऑफ लक। एक बार फिर अपना वोट जरूर कास्ट कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।